आप सभी को नमस्ते। आज हम यहाँ क्लास 11th की मैथमेटिक्स शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर सारे चैप्टर्स के नाम आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे। टोटल 16 चैप्टर हैं जो आपको इस साल पढ़ने हैं। पहले चैप्टर से लेके अंतिम चैप्टर तक सारे के एक हल्का हल्का आइडिया हम आपको इस वीडियो में दे देंगे और डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से 11th और 12th में आपकी पढ़ाई चलेगी, चाहे वो मैथ्स में हो चाहे फिजिक्स में हो। तो यहाँ मैथ्स से शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर आपको जो यहाँ मिलेगा वो है सेट। बहुत ही सिंपल चैप्टर है। सिंपल इसलिए रखा गया ताकि आप जब 11th में एंटर करें तो एक हल्के फुल्के माहौल के साथ पढ़ाई को शुरू कर सकें। इसी सेट पर बेस्ड अगला चैप्टर रहेगा रिलेशंस एंड फंक्शन। सेट के लिए आपको कोई खास ऐसी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन हल्का हल्का अगर आप ध्यान रखेंगे, टर्म्स पर ध्यान रखेंगे कि क्या चीज़ें क्या बातें हो रही हैं, किस तरह से मैथ्स की लैंग्वेज होती है। मेन आपको सेट थ्योरी में ये सीखने को मिलेगा कि मैथ्स में किस तरह से हम चीज़ों को लिखते हैं। आप अभी तक इंग्लिश में लिखते आ रहे थे, इंग्लिश के साथ साथ मैथ्स की भी कुछ लैंग्वेज, कुछ सिंबल आप यूज़ करेंगे, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब सिंबल्स आप यूज़ करते थे। अब थोड़े और सिंबल आपको यूज़ करने को मिलेंगे। अगला चैप्टर आपका होगा रिलेशंस एंड फंक्शन, जो बेस्ड होगा सेट थ्योरी पर। अगर आपने सेट थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी है तभी आपको रिलेशन फंक्शन अच्छे से समझ में आएगा। ठीक उसी तरह अगला चैप्टर रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। रिलेशन फंक्शन, बेसिकली फंक्शन पढ़ने के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और अच्छे से समझ में आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्री चूंकि आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं इसलिए आपको बहुत परेशानी नहीं होगी, लेकिन हाँ ये एक लेंदी चैप्टर जरूर है तो इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। फिर है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, थोड़ा प्रूफ टाइप का थ्योरेटिकल चैप्टर है, लेकिन कोशिश की जाएगी कि हम लोग इसको समझ सकें। फिर आपका आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप यहाँ देख पा रहे हैं, क्लास 10th में आपने इसको पढ़ रखा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th में भी इजी था, यहाँ भी इजी है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर एक नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अभी तक आप जितनी भी पढ़ाई अपनी करते थे मैथ्स में वो थी रियल नंबर पर, ठीक है। रियल नंबर के ही अंदर आपने रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर, नेचुरल, होल, इंटीजर वगैरह जितने भी नंबर पढ़े थे वो रियल नंबर के अंदर पढ़े थे, ठीक है। एक चीज़ आप अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जोड़ना चाहें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप देखते थे कि रूट्स फाइंड करने का एक फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला था, -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। यहाँ पर आप जानते हैं कि d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, और d जब निगेटिव आता था तो आप कहते थे कि रूट्स जो हैं वो रियल नहीं हैं, और इसको आगे आप सॉल्व नहीं करते थे, यहीं पर छोड़ देते थे जब रूट में निगेटिव आ जाता था। अब हम लोग इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे कि रूट में जब निगेटिव आता है तो उसको किस तरह से डील किया जाता है, ठीक है। फिर लीनियर इनइक्वालिटी। जैसे इनइक्वालिटी का मतलब ये हुआ कि 2 इज लेस देन 3, ये ट्रू है क्योंकि 2 जो है वो 3 से छोटा है। 2 इज लेस देन 3। इस तरह की इनइक्वालिटीज को हम लोग डील करेंगे यहाँ पर। परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर आपका रहेगा। इस चैप्टर को आप जितना मजबूती से पढ़ेंगे उतने अच्छे से आपको 11th और 12th दोनों की प्रोबेबिलिटी समझ में आएगी, क्योंकि 10th में भी प्रोबेबिलिटी थी, 11th में भी है, 12th में भी है। अगर आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से समझ में आएगी, बहुत इंटरेस्ट आएगा। खुद में भी ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। बाइनोमियल थ्योरम, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ने के बाद इसकी एक छोटे से टॉपिक से बाइनोमियल थ्योरम आपको समझ में आ जाएगा। बाइनोमियल थ्योरम में बेसिकली कुछ चीज़ें बता देते हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब पढ़ा होगा। यहाँ हम और ज़्यादा 4, 5, 6 कई पावर की भी बात करते हैं, ठीक है। पूरा डिटेल चैप्टर में पढ़ा जाएगा। सीक्वेंस एंड सीरीज आपने AP पढ़ा होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। सीक्वेंस सीरीज और बढ़ के, जैसे आपने वहाँ सिर्फ AP पढ़ी, यहाँ GP भी है, HP नहीं है, AP और GP है। AP का सम आपने पढ़ा था, यहाँ GP का भी सम है, और तमाम चीज़ें, सीक्वेंस और सीरीज दोनों की बात यहाँ पर की जाएगी। स्ट्रेट लाइन देखिए आपके फिजिक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मैथ में तो खुद है ही, ठीक है। इससे ग्राफ वगैरह में जो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो वो और क्लियर हो जाएगा, इसलिए स्ट्रेट लाइन पर बहुत ध्यान रखिएगा। कॉनिक सेक्शन में सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स के बारे में आपको बताया जाएगा। सर्कल वगैरह, सर्कल तो आप जानते हैं, और चीज़ें अच्छे से इसमें की जाएंगी। इस चैप्टर पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। इंट्रोडक्शन टू 3D, ये 11th में कुछ नहीं है, 12th में है। आपको 11th में सिर्फ नाम मात्र का है कि आपको आइडिया मिल सके। नाम ही देखो, इंट्रोडक्शन टू 3D है। जहाँ आप अभी तक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यूँ खींचते थे, यहाँ एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस,
ये 2 कोऑर्डिनेट्स थे, यहाँ एक तीसरा जेड भी आ जाएगा, ये 3D हो जाएगा। कुछ चीज़ें इस पर साइन कन्वेंशन वगैरह हम आपको बताएंगे। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खूबसूरत, जो कहो वो कम है, बहुत अच्छा चैप्टर है। इसको हम लोग खूब डिटेल में पढ़ेंगे। फंक्शंस पढ़ने के बाद, अच्छे से पढ़ने के बाद ही आपको ये चैप्टर फील दे पाएगा कि ये चैप्टर है क्या। मैथमेटिकल रीजनिंग बहुत ही सिंपल चैप्टर है, रीजनिंग वगैरह की बातें सिंपल एकदम होंगी, उसकी कोई चिंता करने की बात नहीं है। स्टैटिस्टिक्स बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आएगा इसमें। स्टैटिस्टिक्स अच्छे से पढ़े रहेंगे तो 12th की प्रोबेबिलिटी में और हेल्प हो जाएगी, क्योंकि वहाँ एक्सपेक्टेशन वगैरह और तमाम चीज़ें हैं 12th में। लेकिन 11th में भी हल्की फुल्की, जैसी आपने 10th में प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। जो चीज़ें आप सेट थ्योरी में पढ़े रहेंगे वो ऐड हो जाएंगी प्रोबेबिलिटी में, और वही प्रोबेबिलिटी बस बढ़ जाएगी। मतलब आप ये समझिए कि आपने अगर 10th में अच्छे से प्रोबेबिलिटी पढ़ी और 11th में आके अच्छे से सेट पढ़ा, तो 11th की तो प्रोबेबिलिटी आपसे आराम से हो जाएगी। इसी 11th में आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ लेते हैं तो 12th की भी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आराम से। ठीक है, तो ये था आपके चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन कि क्या क्या हम लोगों को इस बार पढ़ना है। ठीक है, आपने देखा होगा कि 11th और 12th दोनों को मिला करके बात की। पूरे टाइम इस बात का ध्यान रखिएगा कि अब अलग अलग, भले आपके एग्जाम होने कि 11th में 11th का ही सिलेबस आएगा, 12th में 12th का ही आएगा, लेकिन आप इस बात को दिमाग में एकदम बैठाई रहिए कि अगर आपका 11th कमज़ोर हो गया तो 12th में आपको बहुत समस्या आने वाली है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 11th में मैथ्स कमज़ोर हुआ तो 12th में मैथ्स में ही कमी आएगी, 12th में फिजिक्स में भी दिक्कत आने लगेगी। फिजिक्स और मैथ चचेरे भाई हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। और 11th और 12th की सारी पढ़ाई मिला करके आप जितना चलेंगे उतना अच्छा है। जितना मजबूती से 11th पढ़ेंगे उतना आसानी से आप 12th पढ़ लेंगे। या ये चीज़ आपने 9th और 10th में भी महसूस की होगी। ठीक है, और कुछ बातों को ध्यान रखिए कि जो 10th में मैथ्स थी वो हल्की फुल्की थी। मतलब आप समझें कि साल भर अगर आपने रेगुलर क्लास ही की हो, सिर्फ बहुत ज़्यादा ध्यान देकर ना भी पढ़ा हो, तो भी आप 3-4 महीने में उसको कवर कर सकते हैं अगर आप मेहनत करें तो। 11th की मैथ्स में ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है आपका सिलेबस, टाइम देना पड़ेगा। कठिन नहीं, हम ये नहीं कहेंगे कि टफ है, आपको कोई दिक्कत होगी, ऐसी बात नहीं है। बस ये है कि आपको टाइम देना पड़ेगा। जितना टाइम चैप्टर मांगता है अगर आप उतना देंगे तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में। अगर आपको यही है कि सब कुछ कर भी लें, घूम भी लें, खा पी भी लें मनचाहा, और किसी तरह पढ़ाई हो जाए, पास हो जाए, तो उसका कोई मतलब नहीं है। 11th में बहुत नैया डूबती है, ये आप अपने सीनियर से पूछ लीजिएगा। ठीक है, इस बात का पूरे टाइम, इस पूरे 2 साल ख्याल रखिएगा। मतलब 11th और 12th, ये पूरे 2 साल एकदम ख्याल रखिएगा इस बात का कि आपके लिए सारी चीज़ें सेकेंडरी होनी चाहिए। सबसे पहले आपकी पढ़ाई आएगी हर सब्जेक्ट में, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं वो पहले आएंगे। बाकी दुनिया की सारी चीज़ें, आपका खुद का बर्थडे, चाहे किसी की शादी, किसी की दावत, घर परिवार की पंचायत, कुछ भी, कोई भी चीज़, सब बाद में आएगी, पहले पढ़ाई आएगी। ये पहले कर लो, बाकी करने को तो फिर पूरा टाइम ही टाइम है। जो समय ये मांगता है वो समय इसको दो, उसके बाद पूरा दिन तुम्हारा है। लेकिन ये सोचो कि हम शादी में भी चले जाएं, दावत भी उड़ा लें, रोज़ रोज़ मनचाहा खा भी लें, और उसके बाद हमारी पढ़ाई भी अच्छे से हो जाए, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ना अच्छी दावत का स्वाद आएगा, क्योंकि मन में टेंशन रहेगी, दिमाग में टेंशन रहेगी, भैया हमारा सिलेबस तो हुआ नहीं है। और जब पढ़ने बैठोगे तो हवा नहीं लगी, पढ़ाई में भी गायब। तो इसलिए पूरे टाइम इस बात को दिमाग में रखना, कुछ भी, कोई भी चीज़, एकदम स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, कोई भी, घर वाले, भाई बहन, माँ बाप, सब बाद में आएंगे, पहले पढ़ाई आएगी। एकदम इस बात का ख्याल रखो, कुछ भी हो जाए पहले तुम्हारे दिमाग में पढ़ाई चलनी चाहिए। बस ये 2 साल की बात है। इस 2 साल जम के पढ़ लो, मज़ा ना आ जाए तो कहना। हम ये नहीं कहेंगे कि जम के पढ़ो नंबर आए, और ये ऐसी बात नहीं। तुम जम के पढ़ के देखो, इतना खूबसूरत सिलेबस 11th 12th का है, मज़ा ना आ जाए तो कहना। ठीक, तो फिर मिलते हैं हम लोग, सेट थ्योरी को शुरू करेंगे सबसे पहले। ठीक, आज आपने अपने चैप्टर्स के बारे में समझा, अगला लेक्चर आपका सीधे चैप्टर पे ही होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, फिर कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।